नमस्कार। इस वीडियो क्लास में हम लोग महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है एज ए स्कूल मास्टर। ये चैप्टर आपके बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और यहाँ पर हम लोग अन्य जो स्टोरीज पढ़ी हैं उसके जैसा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग राइटर्स का डिस्कशन छोड़ेंगे। राइटर का डिस्कशन इसलिए छोड़ेंगे कि मुझे उम्मीद है कि हर कोई गांधी जी को ठीक ठाक तरीके से जानता है, तो गांधी जी के विषय में बहुत डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग उनकी ऑटोबायोग्राफी के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझेंगे, बिकॉज ये भी समझेंगे किस बैकग्राउंड में लिखी गई, कैसे लिखी गई, कब पब्लिश हुआ और ये जो चैप्टर आपको पढ़ना है किस नंबर का चैप्टर है, कहाँ पर है और क्या चीज़ें इसमें। देयर आफ्टर हम लोग इस चैप्टर की पूरी डिटेल यानी कि पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे ताकि हम लोगों का जो आंसर है वो समझ में आए। उससे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद तब ऑटोबायोग्राफी का इंट्रोडक्शन लेंगे और तब हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट को। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन था कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गांधी फॉर द होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, एक्चुअली ये जो चैप्टर आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, ये एज ए स्कूल मास्टर गांधी जी के सेकंड दूसरा जो प्रवास था, सेकंड माइग्रेशन टू अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहाँ के प्रवास के दौरान गांधी जी ने वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की थी। उस आश्रम का नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। और उस टॉल्स्टॉय फार्म में जो बच्चे थे, जो लोग वहाँ रहते थे, उनके जो बच्चे थे, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था कैसे की, गांधी जी ने क्या क्या व्यवस्थाएं की, किस तरीके से की, उसी का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में गांधी जी ने दिया है। तो उसी पर यहाँ क्वेश्चन का आंसर भी पूछा कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या स्टेप्स गांधी जी ने उठाए उन स्टूडेंट्स की टीचिंग के लिए, उन स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर एक तरीके से देखा जाए तो चैप्टर है उसी की समरी कह लिया जाए या फिर उसी का एक्सप्लेनेशन कह लिया जाए। जो जो स्टेप्स गांधी जी ने उठाए हैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले ऑटोबायोग्राफी पर चलते हैं और उसके बाद तब हम लोग समझेंगे कि गांधी जी का जो टेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी में, उसमें ये चैप्टर कहाँ है और उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं गांधी जी की बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स, जिसको गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये एक्चुअली में इंस्टॉलमेंट्स में लिखी गई थी, इंस्टॉलमेंट्स में पहले पब्लिश हुई थी, बाद में इंस्टॉलमेंट्स को कलेक्ट करके एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड दिस होल बुक कवर्स गांधीज अर्ली चाइल्डहुड टू 1921। मतलब गांधी जी के अर्ली चाइल्डहुड से शुरू करके 1921 तक की कहानी इस बुक में लिखी गई है, जो कि गांधी जी ने लिखा है। इट वॉज रिटन इन हिज मदर टंग, गुजराती लैंग्वेज, एंड लेटर आल्सो ट्रांसलेटेड इन सेवरल अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। इंग्लिश में उसी समय इसको ट्रांसलेट किया गया था बाई महादेव देसाई। महादेव देसाई ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और उस ट्रांसलेशन को यंग इंडिया में पब्लिश किया गया था, जबकि ओरिजिनल जो वर्क है दैट वाज पब्लिश्ड इन नवजीवन। ठीक है, एक पत्रिका थी गांधी जी की, नवजीवन, जो कि गुजराती में पब्लिश होती थी और नवजीवन में पब्लिश किया गया था गांधी जी का ये ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। ठीक है, कब से कब तक पब्लिश किया है? 1925। 1925 से 1929 तक नवजीवन में इसको पब्लिश किया गया था इंस्टॉलमेंट्स में, वीकली इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, और इसका जो ट्रांसलेशन था वो पब्लिश किया गया था। ठीक है, उसका जो ट्रांसलेशन था, द ट्रांसलेशन वाज पब्लिश्ड इन यंग इंडिया, जर्नल था इनका यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया में पब्लिश किया गया था। इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन किया था महादेव देसाई ने, जो कि इनके साथी प्रिजनर थे और कोवर्कर थे। ठीक है, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। इट वॉज इनिशिएटेड एट द इंसिस्टेंस ऑफ स्वामी आनंद। ठीक है, एक्चुअली जिस समय गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे, उस समय स्वामी आनंद और इनके कुछ अदर जो कोवर्कर्स थे, उन लोगों ने इंसिस्ट किया था गांधी जी को कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको जो है, और जो उनके कैंपेन्स है उसकी बैकग्राउंडिंग, उसके विषय में एक्सप्लेन करें
और इन्हीं के रिक्वेस्ट पर, उन्हीं के जो है कहने पर इन्होंने यरवदा जेल में जब थे वहीं से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना स्टार्ट किया और वहीं से इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हो, ठीक है। एंड गांधी जी ऑन द इनकरेजमेंट ऑफ दिस पीपल, एंड इसमें इस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, स्टार्टिंग विद हिज बर्थ एंड पेरेंटेज। गांधी हैज़ गिवन रेमिनिसेंसेस ऑफ चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड की जानकारी, चाइल्ड मैरिज, कैसे बचपने में ही उनकी मैरिज भी हुई, ठीक है, कस्तूरबा से, एंड हाउ द रिलेशन विद हिज वाइफ एंड पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स और वाइफ के साथ रिलेशन कैसे थे, एक्सपीरियंसेस एज एट द स्कूल, स्कूल के एक्सपीरियंसेस क्या थे, हिज स्टडी टूर टू लंदन, जब लंदन गए, लंदन कैसे गए उसका डिस्क्रिप्शन है, एफर्ट्स टू बी लाइक द इंग्लिश जेंटलमैन, ठीक है, और बीच में इन्होंने इंग्लिश जेंटलमैन बनने की कोशिश की थी, वो लंबी वाली टोपी लगा करके डांस वांस करने की कोशिश की थी, एंड ही वंस विजिटेड ब्रॉथेल आल्सो, प्रोस्टिट्यूशन में गए, प्रोस्टिट्यूट के पास भी गए थे, बहुत सारे कांड किए इन्होंने, ठीक है, और उन सारे कांडों के विषय में इन्होंने लिखा है, ठीक है, ठीक, और अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के विषय में लिखा है जो इन्होंने अपनी भतीजी थी शायद, ठीक है, उनके साथ किए थे। तो बहुत सारे कर्मकांड इन्होंने किए और उन सारे कर्मकांडों को यहाँ पर गांधी जी ने लिखे हैं, और साथ ही साथ his experiments in dietetics, his going to South Africa, his experiences of color prejudice, ठीक है, जो रंग भेद का उन्होंने एक्सपीरियंस किया अफ्रीका में वो, एंड हिज क्वेस्ट फॉर धर्म, धर्म का जो क्वेस्ट था उसके विषय में, सोशल वर्क इन अफ्रीका, रिटर्न टू इंडिया, हिज स्लो एंड स्टडी वर्क फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड सोशल एक्टिविटीज़, ये सारा डिस्क्रिप्शन गांधी जी ने इस बुक में किया है, बट 1921 तक। द बुक एंड्स एब्रप्टली आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1915, ठीक है, 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्कशन के बाद ये बुक अचानक से एंड हो गई, समाप्त हो जाती है। एंड दिस चैप्टर, द स्कूल मास्टर, appears in part 4 of the book at the number 32, नंबर 32 पर ये जो चैप्टर है अपीयर होता है, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं जरा चैप्टर का टेक्स्ट, देखते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं और उसकी तरफ पढ़ते हैं। ये आपके सामने इसका टेक्स्ट दिख रहा है, चैप्टर 32, ठीक है, एज स्कूल मास्टर, ठीक है। बिगिनिंग करते हैं, कहते हैं कि द रीडर विल आई होप बियर इन माइंड द फैक्ट दैट आई एम, कि गांधी जी को इस बात की उम्मीद है कि जो रीडर्स हैं, बियर इन माइंड द फैक्ट, उनके दिमाग में एक विचार होगा, दैट आई एम इन दीज चैप्टर्स, कि गांधी जी इन चैप्टर्स में, जो ऑटोबायोग्राफी में प्रीवियस चैप्टर्स हैं, डिस्क्राइबिंग थिंग्स नॉट मेंशन्ड और ओनली कोर्सली मेंशन्ड, जो चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं या फिर बहुत कोर्सरली मेंशन है, इसमें इन द हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, अगर वो इन चीज़ों से कोरिलेट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं गांधी जी। इफ़ ही डज सो, गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारे रीडर्स ऐसा कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, he will easily see the connection between the recent chapters, ठीक है, तो निश्चित रूप से रीडर्स को इन रिसेंटली जो चैप्टर्स हैं उनमें एक रिलेशन जो है वो समझ में आ जाएगा। एज द फॉर्म ग्रू, अब यहाँ फॉर्म इज एक्चुअली हियर appears as a reference of the Tolstoy farm, that was an ashram initiated by गांधी जी ड्यूरिंग अफ्रीकन मूवमेंट, अपने अफ्रीका मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने ये फॉर्म, वहाँ पर एक आश्रम स्टार्ट किया था जहाँ पर कुछ लोग रहते थे, कुछ नेटिव्स के साथ मिल करके और कुछ जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनके साथ मिल करके उन्होंने ये आश्रम स्टार्ट किया था और बहुत सारे लोग वहाँ रहा करते थे, ठीक है। कह रहे एज द फॉर्म ग्रो, और जैसे जैसे वो फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म ग्रो करने लगा, बढ़ने लगा, इट वॉज फाउंड नेसेसरी to make some provision for the education of its boys and girls,
तो ये नेसेसरी हो गया, ये ज़रूरी हो गया कि जो वहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स थे उस फार्म में, उनकी एजुकेशन की भी कुछ व्यवस्था की जाए। देवर among these Hindu, मुसलमान, पारसी एंड क्रिश्चियन बॉयज एंड सम हिंदू गर्ल्स। और उन बच्चों में, उन लोगों में कुछ हिंदू थे, मुसलमान थे, पारसी थे और क्रिश्चियन बॉयज थे। साथ ही साथ कुछ हिंदू गर्ल्स भी थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल एंड आई डिड नॉट थिंक नेसेसरी, ये संभव भी नहीं था और गांधी जी कहते हैं कि वो इसे आवश्यक भी नहीं समझते थे। टू इंगेज स्पेशल टीचर्स फॉर देम, उन सभी के लिए स्पेशल टीचर्स इंगेज करना, स्पेशल टीचर्स बुलाना नेसेसरी भी नहीं था, पॉसिबल भी नहीं था। एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर, ये पॉसिबल नहीं था, उसका रीजन बता रहे हैं। फॉर क्वालिफाइड इंडियन टीचर्स वर स्कार्स, जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंडियन टीचर्स थे उनकी बहुत कमी थी, वो बहुत रेयर थे। एंड इवन व्हेन अवेलेबल नन वुड बी रेडी टू गो टू अ प्लेस 20 माइल डिस्टेंट फ्रॉम जोहान्सबर्ग ऑन अ स्मॉल सैलरी। तो कोई भी बहुत छोटी सी सैलरी पर, बहुत कम सैलरी पर जोहान्सबर्ग से 21 किलोमीटर दूर जाने को तैयार नहीं होगा। Also we were certainly not overflowing with money, मीन्स कि उन लोगों के पास इतना ज़्यादा धन भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा पेमेंट दे करके टीचर्स को हायर करते। एंड आई डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू इम्पोर्ट टीचर्स फ्रॉम आउटसाइड द फार्म। और गांधी जी कहते हैं कि आई डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी कि बाहर से, फार्म के बाहर से टीचर्स इंपोर्ट किए जाएं, ऐसा गांधी जी जरूरी भी नहीं समझते थे। ठीक है। आई डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गांधी जी उस समय के वर्तमान जो वहाँ अफ्रीका में एजुकेशन सिस्टम था उसमें बिलीव नहीं करते थे, उसको ठीक नहीं मानते थे। एंड आई हैड अ माइंड, और गांधी जी का जो विचार था, गांधी जी की जो मान्यता थी, to find out by experience and experiment the true system। गांधी जी का जो विचार था, गांधी जी की जो अवधारणा थी, वो ये थी कि जो सही सिस्टम है, सही तरीका है, सही चीज है, उसको बाय एक्सपीरियंस और बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट किया जाना चाहिए। और ऐसा ही गांधी जी करते थे, ये उनका सिद्धांत था। ओनली दिस मच आई न्यू, और बस इतना ही गांधी जी जानते थे, क्या? दैट कि अंडर आइडियल कंडीशंस, ठीक है, आइडियल सिचुएशन में, आइडियल कंडीशन में, एक जो आदर्श स्थिति है, उस आदर्श स्थिति में ट्रू एजुकेशन कुड बी imparted only by the parents, and that then there should be the minimum of outside help, that Tolstoy farm was a family in which I occupied the place of the father, and that I should, so far as possible, shoulder the responsibility for the training of the young। गांधी जी कहते हैं कि भाई गांधी जी इतना ही जानते थे कि आइडियल सिचुएशन में, आइडियल कंडीशन में जो पेरेंट्स हैं वही बेस्ट एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते, एंड दैट कि देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ आउटसाइड हेल्प, और बाहरी हेल्प मिनिमम होनी चाहिए। कह रहे हैं कि दैट टॉल्स्टॉय फॉर्म वाज अ फैमिली, और ये जो टॉल्स्टॉय फॉर्म है जिसको हमने इनिशिएट किया है, और अगर ये फैमिली है इन विच, और ये फैमिली है टॉल्स्टॉय फॉर्म, और इन विच आई ऑक्युपाइड द प्लेस ऑफ द फादर, और गांधी जी का स्थान उस फॉर्म में फादर का है, बिकॉज ही हैज इनिशिएटेड द फॉर्म। वो राष्ट्रपिता भी थे भाई, जो आदमी देश का बाप हो सकता है वो तो फॉर्म का बाप होगा ही, ठीक ना। आगे कह रहे हैं कि इसलिए जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गांधी जी की थी कि वो उन बच्चों के ट्रेनिंग का, एजुकेशन का ध्यान रखें, उसकी व्यवस्था करें। द कॉन्सेप्शन, नो डाउट,
द कॉन्सेप्शन नो डाउट वॉज नॉट विदाउट इट्स फ्लाज। ये जो कॉन्सेप्ट था उनका, नो डाउट कि उसमें फ्लाज नहीं थे, उसमें कमियां नहीं थी, ठीक है, उसमें भी कमियां थी, और हर विचारधारा में कुछ ना कुछ कमी होती है। कह रहे हैं कि ऑल द यंग पीपल हैड नॉट बीन विद मी सिंस देयर चाइल्डहुड। और वहाँ जो फॉर्म पर बच्चे थे वो सारे के सारे बचपन से गांधी जी के साथ नहीं। दे हैड बीन ब्रॉट अप इन डिफरेंट कंडीशंस एंड एनवायरमेंट्स। और वो जो बच्चे थे, अलग अलग बच्चे अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस में पले बढ़े थे। एंड दे डिड नॉट बिलोंग टू द सेम रिलीजन। और वो सभी के सभी एक ही रिलीजन से भी बिलोंग नहीं करते थे। हाउ कुड आई डू फुल जस्टिस टू द यंग पीपल। और उन यंग लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ पूरी तरह से जस्टिस गांधी जी अकेले कैसे कर सकते, यानी कि गांधी जी अकेले उन सबके लिए टीचिंग कैसे कर सकते थे, या उन सभी को अकेले एजुकेशन कैसे दे पा, ये एक बड़ा प्रश्न था। 10 circumstances, even if I assume the place of 10 circumstanced, तो परिस्थिति की मांग ये थी, even if I assume the place of pater familias। pater familias का मतलब होता है गृह स्वामी, घर का मालिक या मुखिया। तो कि वो जो है घर के मुखिया का रोल अदा करें, कि किस तरीके से वो घर के मुखिया का रोल अदा करें, ये एक क्वेश्चन था, एक बड़ी परिस्थिति जन्य मांग थी। बट आई हैड ऑलवेज गिवन द फर्स्ट प्लेस टू द कल्चर ऑफ द हार्ट आर द बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। तो गांधी जी कहते हैं कि लेकिन उन्होंने सदैव क्या किया था, कल्चर ऑफ हार्ट को और बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर को, चरित्र निर्माण, इसको उन्होंने बहुत वरीयता दी थी। एंड एज आई फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट मॉरल ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू ऑल अलाइक। और उनका ये विचार था, उनकी ये धारणा थी कि जो मॉरल एजुकेशन है वो हर किसी को समान रूप से दी जानी चाहिए, नो मैटर हाउ डिफरेंट दियर एजेस एंड दियर अपब्रिंगिंग। आई डिसाइडेड टू लिव एमंग्स देम ऑल। कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब मॉरल एजुकेशन एक ही तरीके से दी जानी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि आई डिसाइडेड टू लिव एमंग देम ऑल। और गांधी जी ने इस बात का निर्णय लिया कि वो उन सभी के बीच में रहेंगे, द 24 hours ऑफ द डे एज दियर फादर। वो उन सबके बीच में रहेंगे, पूरा पूरा समय उनको देंगे, एज फादर, फादर फिगर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन सबके साथ रहना स्टार्ट करेंगे और उन सबको एक जैसी मॉरल एजुकेशन प्रदान करेंगे। ठीक है। आई रिगार्डेड कैरेक्टर बिल्डिंग एज द प्रॉपर फाउंडेशन फॉर दियर एजुकेशन। गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो प्रॉपर फाउंडेशन है उसको कैरेक्टर बिल्डिंग को माना, चरित्र निर्माण को उन्होंने जो है प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन माना। इफ द फाउंडेशन वॉज फर्मली लेड, गांधी जी कहते हैं कि अगर नींव अच्छी पड़ी है, फाउंडेशन वॉज फर्मली लेड, आई वॉज श्योर दैट चिल्ड्रन कुड लर्न ऑल द अदर थिंग्स देमसेल्व्स। कि बच्चे जो हैं वो हर एक चीज़ खुद से बहुत आसानी से, बेहतर तरीके से सीख लेंगे, और विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रेंड्स, या फिर अपने मित्रों के साथ में उनके सहयोग से सीख लेंगे। बट एज आई फुली appreciated the necessity of literary training in addition। कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने लिटरेरी ट्रेनिंग को भी नेसेसरी समझा, जरूरी समझा। आई स्टार्टेड सम क्लासेस विद द हेल्प ऑफ मिस्टर कालिनबक। ठीक है, अब ये कौन है भाई, मिस्टर कालिनबक, इनके विषय में आप जान लीजिए।
ये एक वहाँ के नेटिव थे, यानी कि साउथ अफ्रीका के नेटिव पर्सन थे, ठीक है। और इनका पूरा नाम था हरमन कालनबक। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया था और गांधी जी को जो आश्रम था उनका उसके लिए जगह दी थी और उन लोगों को प्लेस दिया था कि तब तक वो रह सकते हैं जब तक उनका मूवमेंट यहाँ रन कर रहा है, ठीक है। तो मिस्टर कालनबक के साथ और SJT प्रागजी देसाई, ये भी एक गुजराती थे, ठीक है। उन दोनों की हेल्प से इन्होंने क्या किया, इस जो ट्रेनिंग है, लिटरेरी ट्रेनिंग है, उसकी भी व्यवस्था की। Nor did I underrate the building up the body. कैरेक्टर बिल्डिंग पहली चीज थी। सेकेंड थिंग लिटरेरी ट्रेनिंग। लिटरेरी ट्रेनिंग मीन्स कि अक्षर ज्ञान, जो सामान्य पढ़ाई होती है। और तीसरा कह रहे हैं कि भाई शरीर के स्वास्थ्य, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, शरीर निर्माण को भी उन्होंने अंडररेट नहीं किया, उसकी भी व्यवस्था की। तो चीजें आप गिनते चलिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई के मामले में पहला फोकस गांधी जी का कहाँ था, कैरेक्टर बिल्डिंग पर। सेकंड फोकस लिटरेरी ट्रेनिंग। बॉडी बिल्डिंग को भी उन्होंने अंडररेट नहीं किया, उसकी भी व्यवस्था की, ठीक है। क्या व्यवस्था की वो आगे देखिए। फॉर द बॉडी, अप द बॉडी, दिस दे गॉट द कोर्स ऑफ देयर डेली रूटीन। ये तीन चीजें थी जो कि गांधी जी के हिसाब से उन बच्चों को उनकी डेली रूटीन में डाला गया। कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि मॉरल एजुकेशन, दूसरा लिटरेरी ट्रेनिंग जिसकी व्यवस्था उन्होंने कालनबक और SJT प्रागजी देसाई की मदद से शुरू की, कुछ कक्षाएं उनकी नियमित चलती थी। और तीसरी व्यवस्था जो गांधी जी ने की उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए की। ये तीन चीजें उनके डेली रूटीन में शामिल की गई। आगे कहते हैं कि फॉर देयर वर नो सर्वेंट्स ऑन द फॉर्म, उस फॉर्म पर कोई सर्वेंट नहीं था। एंड ऑल द वर्क फ्रॉम कुकिंग डाउन टू स्कैवेंजिंग वॉज डन बाय द इनमेट्स। सारे काम, कुकिंग से लेकर के जितने भी काम होते थे वो सारे के सारे काम जो इनमेट्स थे, जो वहां के रहने वाले थे, उन्हीं के द्वारा किए जाने थे। देयर वर मैनी फ्रूट ट्रीज टू बी लुक्ड आफ्टर, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, फलों के पौधे थे जिनकी देखभाल करनी होती थी। एंड इनफ गार्डनिंग टू बी डन एज वेल, और बहुत सारा गार्डनिंग का भी काम होता था, बागवानी का, खेती बाड़ी का भी काम होता था जो था वहां पर। एंड कह रहे मिस्टर कालनबक वॉज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, और जो मिस्टर कालनबक थे, दैट इज हरमन कालनबक, वो गार्डनिंग के बड़े शौकीन थे, खेती बाड़ी और बागवानी के बड़े शौकीन थे। एंड गेन्ड सम एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्क इन वन ऑफ द गवर्नमेंट मॉडल गार्डन्स। गवर्नमेंट के जो मॉडल गार्डन्स थे उनमें से एक में जा करके मिस्टर कालनबक ने इसकी ट्रेनिंग भी ले रखी थी, काफी एक्सपीरियंस थे इस काम में और बड़ा इंटरेस्ट था उनका। इट वॉज ऑब्लिगेटरी ऑन ऑल young and old who were not engaged in the kitchen to give some time to gardening। तो जो लोग किचन में इन्वॉल्व नहीं थे, जो लोग खाना बनाने के काम में इन्वॉल्व नहीं थे, उन सभी के लिए एक बात नेसेसरी थी, सबके लिए एक बात अनिवार्य थी कि वो थोड़ा समय, कुछ ना कुछ समय गार्डनिंग में निश्चित रूप से देंगे। द चिल्ड्रन हैड द लायंस शेयर, मतलब जो बच्चे थे, जो यंग वंस थे, उनका सबसे बड़ा योगदान उसमें, उनको ज्यादा काम उसमें करना होता था, ठीक है, उनको ज्यादा हिस्सा दिया गया था इस काम में। विच इंक्लूड्स डिगिंग पिट्स, और जो गड्ढे खोदने का काम था उन छोटे बच्चों का काम था, वो गड्ढे खोदने का काम करते थे। फेलिंग टिम्बर एंड लिफ्टिंग लोड्स, ये तीन काम जो थे उन बच्चों के ज़्यादा काम थे। तो इससे क्या होता था, फिजिकल वर्क उनका पूरा हो जाता था और एक्स्ट्रा गेम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उनको, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि दे गेव देम एम्पल एक्सरसाइज, और ये जो सारे काम थे गार्डनिंग से रिलेटेड या फिर फार्म से रिलेटेड, उनसे इन सभी लोगों की सफिशियंट एक्सरसाइज हो जाती थी, ठीक है। एंड दे नीड, कह रहे कि दे टुक डिलाइट in the work and so they did not
जनरली नीड एनी अदर एक्सरसाइज आर गेम्स। तो इसमें वो पर्याप्त कसरत हो जाती थी, पर्याप्त जो है वो लोग अपना एंथुजियाज्म दिखाते थे, काम करते थे, इसलिए उनको अलग से किसी गेम की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा गांधी जी का मानना था। करेक्ट, ऑफ कोर्स सम ऑफ देम एंड समटाइम्स ऑल ऑफ देम। अब कामचोरी कहाँ करते थे लोग, जो बच्चे थे, बच्चों का काम ही यही है कि थोड़ी देर काम करेंगे, भग जाएंगे, खेलेंगे। तो वही बात बता रहे गांधी जी, हाँ, कि ऑफ कोर्स सम ऑफ देम एंड समटाइम्स ऑल ऑफ देम, कुछ, कभी कभी कुछ, कभी कभी सभी। मेलिंगर्ड एंड श्रिक्ड। मेलिंगर्ड का मतलब होता है कि बीमार होने का नाटक करना, झूठा नाटक करना, बीमार। श्रिक्ड का मतलब होता है चीखे मारना। तो उनमें से कुछ, कभी कभी सारे के सारे बीमार होने का नाटक करते या चीखते चिल्लाते थे। समटाइम्स आई कन्विंस्ड एट दियर प्रैंक्स। और उनका ये जो प्रैंक था, कई बार गांधी जी उसमें कन्विंस हो जाते थे, मान जाते थे कि हाँ ऐसा है। बट ऑफन आई वॉज स्ट्रिक्ट विद देम। लेकिन प्रायः गांधी जी उन सभी पर हर काम में स्ट्रिक्ट रहते थे। आई डेयर से दे डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्टनेस। बहुत मुश्किल से गांधी जी ये कह सकते हैं कि उन सभी को स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं थी। बट आई डू नॉट रिकलेक्ट दियर हैविंग रेसिस्टेड इट। लेकिन उनकी विरोध का गांधी जी को कोई दिक्कत नहीं। आगे कहते हैं कि वेन एवर आई वॉज स्ट्रिक्ट आई वुड बाई आर्ग्यूमेंट कन्विंस देम दैट इट वॉज नॉट राइट टू प्ले विद वंस वर्क। जब भी गांधी जी स्ट्रिक्ट होते थे तो गांधी जी अपने आर्ग्यूमेंट से उन सभी को इस बात के लिए कन्विंस कर लेते थे कि किसी का भी अपने कार्य के साथ लापरवाही करना, उसके साथ खेल करना अच्छा नहीं। The conviction would, however, be short-lived. The next moment they would again leave their work and go to play. लेकिन वो जो कन्विंस करते थे वो बहुत लंबे समय तक असरकारी नहीं होता था। थोड़े समय तक के लिए असर रखता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लोग भूल जाते और फिर से अपना काम छोड़ करके खेलने में लग जाते। The go to play. All the same, we got along and at any rate they built up fine physique. ठीक है, फिर भी जैसी भी स्थितियां थी, जो भी था, उन सब ने एक फाइन फिजिक बना रखी थी, ठीक ठाक सुदृढ़ बॉडी के लोग थे। देयर वॉज स्कार्सली एनी इलनेस ऑन द फॉर्म। बहुत मुश्किल से कह सकते हैं कि फॉर्म पर कोई भी बीमारी थी। दो इट मस्ट बी सेड, और यद्यपि निश्चित रूप से इसे कहना चाहिए, दैट गुड एयर एंड वाटर एंड रेगुलर आवर्स ऑफ फूड वर नॉट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ये भी कहा जा सकता है कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और समय पर खाना उसके लिए कम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। मतलब उनका भी एक रोल था इसमें। साथ ही साथ जो गांधी जी ने वर्क का ये नियम बनाया था, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब वोकेशनल ट्रेनिंग देखिए, तीन प्रकार। एक तो वो एक जनरल बातें बता दिए। अब वोकेशनल ट्रेनिंग एक चौथी चीज थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी उनको दी जानी थी। तीन व्यवस्थाएं की। पहले मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन के विषय में गांधी जी का मत ये था कि सभी को एक जैसी मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो जिस रिलीजन के हों, चाहे जिस एज के हों, चाहे जिस बैकग्राउंड के हों। सेकेंड थिंग, गांधी जी ने इस मॉरल एजुकेशन को, कैरेक्टर बिल्डिंग को फाउंडेशन माना किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। उनका कहना था कि अगर ये फाउंडेशन अच्छी है तो बच्चे हर चीज़ अच्छे से सीख लेंगे, खुद से सीख लेंगे या फिर अपने फ्रेंड्स की हेल्प के साथ सीख लेंगे। दूसरा जो जरूरी काम था, गांधी जी ने उसको क्या किया, जो लिटरेरी लर्निंग है, लिटरेरी एजुकेशन है, उसकी भी व्यवस्था गांधी जी ने की। उसको भी उन्होंने महत्वपूर्ण समझा। उसके लिए उन्होंने किसकी मदद ली, जो मिस्टर कैलेनबर्ग थे एंड रागजी देसाई थे, उनकी हेल्प से उन्होंने उनकी 3 क्लासेस पर डे लगवाई। इसका डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है, जो इसके ठीक बाद वाला एसे है, ठीक है, ठीक बाद का एसे है, उसमें जो है इसका डिस्क्रिप्शन गांधी जी ने दिया है। तो 3 क्लासेस पर डे उनकी लिटरेरी एजुकेशन की होती थी।
ठीक है, तो ये सारी आपको आपके आंसर में लिखने में मदद करेगा। और तीसरे प्रकार का काम जो किया गांधी जी ने वो था फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल बॉडी बिल्डिंग को भी गांधी जी ने इग्नोर नहीं किया। उसके लिए वहाँ कुछ अलग से गेम की ज़रूरत नहीं थी, कुछ अलग से एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फार्म पर सर्वेंट्स नहीं थे, तो वहाँ पर उन सभी को सारे काम खुद ही करने होते। जब सारे काम खुद ही करने होते थे तो इन दैट कंडीशन उन्हें अलग से कुछ फिजिकल वर्क की, फिजिकल ट्रेनिंग की, फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उतना ही उन सभी के लिए एनफ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि भाई उनको वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे वोकेशनल का मतलब होता है ये काम से संबंधित कोई काम सीखना, ठीक है, व्यवसाय सीखना, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा जो कहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था गांधी जी ने वहां पर कर रखी। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पहले हो गई, ठीक है, मॉरल एजुकेशन, लिटरेरी एजुकेशन एंड बॉडी बिल्डिंग। चौथी हो गई वोकेशनल ट्रेनिंग। तो गांधी जी ने फॉर्म पर वोकेशनल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर रखी थी। क्या व्यवस्था है, तो अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के विषय में। इट वॉज माई इंटेंशन टू टीच एवरीवन ऑफ द यंगस्टर्स सम यूजफुल मैनुअल वोकेशन। कहना है कि कुछ मैनुअल वोकेशन जो हाथ की स्किल है, कुछ जो व्यवसाय है, वो भी इन सभी को सिखाना गांधी जी का इंटेंशन था। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया, मिस्टर कालेनबर्ग वेंट टू ट्रैपिस्ट मॉन्स्ट्री, ठीक है, मिस्टर कालेनबर्ग एक मॉन्स्ट्री गए एंड रिटर्न हैविंग लर्न शू मेकिंग, और वहां से इन्होंने शू मेकिंग का स्किल सीख करके आए। मतलब जूता बनाने की जो कला है उसको मिस्टर कालेनबर्ग वहां से सीख करके आए। एंड Mr. Kallenbach had some experience of मैं छोड़ दिया लाइन, ठीक है। Mr. Kallenbach went to tapestry and returned having learned some shoemaking. I learned it from him and taught the art to such as were ready to take it up. ठीक है, जो लोग इस शू मेकिंग की आर्ट को, शू मेकिंग की स्किल को सीखना चाहते थे, उन सभी को गांधी जी ने सिखाई। कैसे सिखाई, पहले खुद उन्होंने मिस्टर कालेनबर्ग से वो कला सीखी शू मेकिंग, एंड देयर आफ्टर उन्होंने उन सभी को सिखाई जो ये कला सीखना चाहते थे। ठीक है, एंड मिस्टर कालेनबर्ग हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ कारपेंट्री। मिस्टर कालेनबर्ग जो थे उनको कारपेंट्री भी थोड़ा बहुत आती थी। कारपेंट्री का मतलब होता है बढ़ई का काम, ठीक है, लकड़ी वाला जो काम करते हैं कारपेंटर्स, ठीक है, उसका भी कुछ एक्सपीरियंस था उन्हें। एंड देयर वाज अनदर इनमेट हु न्यू इट, और मिस्टर कालेनबर्ग के अलावा और भी कुछ इनमेट्स थे जो कारपेंट्री का काम जानते थे। सो वी हैड अ स्मॉल क्लास इन कारपेंट्री, और एक छोटी क्लास फिर कारपेंट्री की भी चल जाती थी। तो दूसरा जो वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ वो कारपेंट्री की ट्रेनिंग मिल गई। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में पहला ट्रेनिंग क्या दिया उन्होंने, शू मेकिंग का। दूसरी ट्रेनिंग कारपेंट्री की ट्रेनिंग दी। तीसरा कुकिंग ऑलमोस्ट ऑल द यंगस्टर्स न्यू, जितने यंगस्टर्स थे, कम उम्र के जितने भी लोग थे, कुकिंग लगभग लगभग सभी को आती थी। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि ऑल दिस वॉज न्यू टू देम, लेकिन कुकिंग को छोड़ करके बाकी सारी चीजें, ऑल दिस, ये जितनी भी वोकेशनल ट्रेनिंग थी वो सारी की सारी नई थी उन सभी के लिए। दे हैड नेवर ड्रीम्ड दैट दे वुड हैव टू लर्न दीज थिंग्स समडे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन लोगों को ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फॉर जनरली the only training that Indian children receives in South Africa was in the 3 hours. तो उनका कहना है कि भाई जो जनरल जो ट्रेडिशन था उस समय साउथ अफ्रीका में, जो इंडियन चिल्ड्रन थे उनको बेसिकली केवल 3 आवर्स की ट्रेनिंग होती। 3 आवर्स क्या है, व्हाट इज 3 आवर्स? 3 आवर्स इज एक्चुअली रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों की ट्रेनिंग जनरली उन इंडियन स्टूडेंट्स को दी जाती थी इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, बट वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ये किसी को नहीं पता था। तो गांधी जी ने उस ट्रेडिशनल सिस्टम से हट करके मॉरल एजुकेशन, लिटरेरी ट्रेनिंग, या जिसको आप 3 आर कहें, ठीक है,
लिटरेरी एजुकेशन, ठीक है। और तीसरी चीज़ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया, एंड फाइनली वोकेशनल ट्रेनिंग दी। जो लिटरेरी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ, इस एसे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके ठीक बाद वाले एसे में है। उन्होंने 3-4 लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, गुजराती, तमिल, संस्कृत भी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा ज्योग्राफी, एलिमेंट्री हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जनरली जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाए जाते थे, ठीक है। गांधी जी उर्दू, तमिल और गुजराती ये इनकी क्लासेस लिया करते थे वहाँ। नेक्स्ट चैप्टर्स के बाद वाला अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो उसको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आप कर लीजिएगा, लगभग इतना आपके काम का हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, ऑन टॉलस्टॉय फॉर्म वी मेड इट अ रूल दैट द यंगस्टर्स शुड नॉट बी आस्क्ड टू डू व्हाट द टीचर्स डिड नॉट डू, ठीक है। मतलब यहाँ पर टॉलस्टॉय फार्म पर गांधी जी ने एक नियम बना रखा था कि यंगस्टर्स जो हैं, यंग वंस जो हैं, उनको वो काम करने को नहीं कहा जाएगा जो टीचर्स नहीं करते हैं। यानी कि यंग वंस वही काम करेंगे जो टीचर्स करते थे या जो टीचर्स करते रहे, ठीक है। कह रहे हैं कि द एंड देयरफॉर व्हेन दे वर आस्क्ड टू डू एनी वर्क, और जब उन यंग वंस को कोई भी काम करने को कहा जाए, देयर वॉज ऑलवेज अ टीचर कोऑपरेटिंग एंड एक्चुअली वर्किंग विद देम। और ये बात नेसेसरी थी, जरूरी थी कि अगर यंग वंस को कोई काम दिया गया है तो उनके साथ एक टीचर यानी कि एक कोई गाइड के रूप में साथ में उनके काम करेगा। इससे क्या होगा कि वो बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक हर एक चीज सीखेंगे, समझेंगे और गलतियां नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि हेंस वॉट एवर द यंगस्टर्स लर्न दे लर्न केयरफुली। इससे क्या होता था कि यंगस्टर्स जो भी थे, जो कुछ भी सीखते थे, जो कुछ भी लर्न करते थे, बहुत केयरफुली लर्न करते थे, बहुत केयरफुली सीखते थे, पूरा पूरा सीखते थे, ठीक है। लिटरेरी ट्रेनिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग मस्ट बी डील्ड विद इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आगे के 2 चैप्टर्स, ठीक नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें लिटरेरी ट्रेनिंग के विषय में डिटेल में दिया है, और इसके ठीक बाद का दूसरा जो चैप्टर है उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के विषय में डिटेल में गांधी जी ने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये था आपके सामने जो चैप्टर एज ए स्कूल मास्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें चीज़ें समझ आई होंगी, क्या क्या स्टेप्स गांधी जी ने लिए वो भी आपको क्लियरली समझ आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी हम लोगों ने समझा द स्कूल मास्टर, और इतनी आपके लिए बहुत एनफ चीज़ें हैं, इतनी बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे, और लगभग हम लोगों ने क्लास रिकॉर्ड कर ली हैं सारी। एक स्टोरी बची है, दैट इज़ वो स्टोरी क्या है, वो एक क्रिटिकल एसे है, एवरीबॉडीज प्रोटेस्ट नॉवेल। तो अभी उसको हम लोग समझेंगे डिटेल में, तब ये ख़त्म होगा। तो अब नेक्स्ट थिंग हम आपका जो 3rd पेपर में छूटा हुआ है, जो लाइव क्लासेस छूटी हुई थी, यानी जहाँ से लाइव क्लासेस हम लोगों ने छोड़ी थी, नेक्स्ट क्लासेस उसकी भी रिकॉर्ड करेंगे, और अभी एक जो स्टोरी बची है उसको भी हम करेंगे। वो थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से समझाएं आपको ताकि थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए। तो बहुत जल्दी उसकी भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और आज ये हुआ, देयर आफ्टर कुछ क्लासेस फटाफट से हम रिकॉर्ड करते हैं, आपका 3rd पेपर भी सम अप होना चाहिए, और फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।